नहीं देता कि बच्चे आसानी से सारे क्वेश्चन कर दें। दे ऑल्सो पुट सम ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन एट देयर, जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड पे उस समय पे डिसाइड करेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। बट इतना आपको समझ आया, एंशिएंट के लिए आपको तमिलनाडु बुक्स, मिडिवल मॉडर्न के लिए तमिलनाडु बुक्स को रेफर करें, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी, देन आपके पास जो भी अलग चीज़ें बचती है यू कैन गो एट देयर, बट दिस विल नॉट यील्ड द ट्रू रिजल्ट। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट आवर हिस्ट्री स्ट्रैटेजी। देखिए, CAPF AC का एग्जामिनेशन इज नॉट अ स्मॉलर एग्जामिनेशन, इट विल गिव यू अ ग्रुप 1 गैजेटेड ऑफिसर लेवल पोस्ट। सो उसके अंदर आपको हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, आई विल टेल यू दिस, ठीक है। एंड आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ही आजकल, स्मार्ट स्टडी। ये वर्ड जेनजी टाइप का है, मतलब युगों युगों से चलता आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। स्मार्ट स्टडी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी का मीनिंग होता है कि आपका कॉस्ट आउटपुट रेशो बहुत बेहतरीन हो। आपका कॉस्ट आउटपुट रेशो, ये कॉस्ट आउटपुट रेशो क्या होता है भाई? देखो, कॉस्ट का मतलब आप कितना पैसा लगा रहे हो, है ना, और आउटपुट मतलब आपको कितना जनरेशन में मिल रहा है। सेम चीज़ एजुकेशन के अंदर होती है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे टाइम इज़ मनी, राइट? आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका कितना आउटपुट आपके सामने आता है, तो ये होता है कॉस्ट आउटपुट रेशो। अगर सपोज आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 20 से 50 घंटे दे रहे हो, सो इट इज़ नॉट अ स्मार्ट स्टडी। लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप 10 आवर्स दे रहे हो, देन इट्स अ वेरी गुड स्टडी, वेरी गुड स्मार्ट स्टडी। तो आपको कॉस्ट आउटपुट रेशियो मेंटेन करना पड़ता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यू कैन नॉट सॉल्व 100% ऑफ द क्वेश्चंस, बट आपको कोशिश करनी चाहिए 100% जाने की। पर सबसे पहले आपको कोर्स एरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू मूव फर्दर, ठीक है। तो चलिए, बिफोर रीचिंग टू द फर्दर कंक्लूजन्स, इसी स्लाइड के ऊपर लेट वी थिंक कि हमारे जो है CAPF के अंदर AC एग्जामिनेशन में, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के अंदर आपका हिस्ट्री का क्या वेटेज रहता है, देखते हैं। 2019 के अंदर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 20, 19, 23, 18, 21 ऑन एन एवरेज अगर हम सभी में लगाएं तो मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपके हर साल आते ही आते हैं, आउट ऑफ योर 125 क्वेश्चंस। 125 में से 20 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस इजीली डूएबल होते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि दीज आर वेरी फाइन, अभी UPSC बहुत डेप्थ में जाने लग गया और पता नहीं क्या क्या पूछने लग गया। दीज आर नॉट सो मच ऑफ, यू कैन से, इन डेप्थ क्वेश्चन। इनको चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस प्लस योर सेटल्ड माइंड सेट एंड हैविंग अ नॉलेज ऑफ बेसिक थिंग्स। बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ाते क्यों है? सबसे पहली बात अगर हम देखें तो हिस्ट्री की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि हिस्ट्री हमारी एंशिएंट रूट्स को लिंक करता है, हमारी हेरिटेज को बताता है। आपने फौज में सुना होगा नाम नमक निशान, ये हमें बताता है हम कौन हैं, हमारे अस्तित्व को बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु आर यू, देन यू विल टेल योर फादर नेम, मदर नेम, योर घर का एड्रेस एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो ऑल दीज आर योर हिस्ट्रीज एंड योर प्रेजेंट। वही चीज़ आपकी हिस्ट्री है कि आपको आपका इतिहास से अवगत कराता है, आपको हमारे देश के लोगों से अवगत कराता है। दैट्स वाई हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, कल्चर इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो चलिए, आपको यहाँ से क्या पता चला कि भाई हिस्ट्री की वेटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हवा के अंदर हिस्ट्री की वेटेज है, यू कैन सी डायरेक्टली एट हियर कि हिस्ट्री का वेटेज है और हिस्ट्री को आपको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री जो ह्यूमैनिटीज़ के जो लोग हैं उनको भी समझ आती है अच्छे से, और जो आपके साइंस एंड टेक वाले लोग हैं उनको भी अच्छे से समझ आती है। लेकिन साइंस एंड टेक के अंदर आपके सामने जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग हैं वो थोड़ा सा अपने हैंड्स को रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर पाते हैं। बट हिस्ट्री के अंदर दे कैन गो वेरी वेल, ठीक है, दे कैन पुश देयर बाउंड्रीज एंड गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ द हिस्ट्री। देखिए, दिस एग्जाम इज़ नॉट जस्ट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि जहाँ पे आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है, देन यू विल गोइंग टू राइट मीन्स। यहाँ पे एवरी मार्क्स काउंट, ठीक है, हर मार्क की काउंटिंग होती है। अगर आप हर एक मार्क ऊपर लेकर जा रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं, इफ़ यू नो कि आपके 170 स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 250 में से, देन इसका मतलब आप इंटरव्यू के अंदर फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो कि अगर मेरे एवरेज मार्क्स भी दोगे देन आई विल ऑल्सो क्वालिफाई, ठीक है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस वहाँ पे झलकेगा और वो कॉन्फिडेंस आपको और ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर मार्क्स देगा। एंड अगर आप बहुत सेफ मार्जिन से क्वालिफाई कर रहे होंगे तो बहुत ही सेफ मार्जिन के साथ ही फाइनल इंटरव्यू के बाद अपना नाम उस होली PDF के अंदर देख पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर, यू हैव टू फाइट फॉर एवरी मार्केट इन द एग्जामिनेशन और वो हम बताएंगे कैसे, राइट। नाउ देयर इज अ स्ट्रेटजी टू कवर योर हिस्ट्री। देखो भाई,
हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक्चुअली 4 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज योर एंशियंट, फर्स्ट सब्जेक्ट इज योर एंशियंट, सेकंड इज योर मेडिवियल, थर्ड इज योर मॉडर्न एंड द लास्ट वन इज योर आर्ट एंड कल्चर। देखो एक यूपीएससी के अंदर एक प्रॉपर मतलब कोई फिनोमिना नहीं चलता, ठीक है, लेकिन जर्नलिस्टिक आइडियाज़ के ऊपर लोग बताते हैं कि मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा था एक समय पे, अभी जो वेटेज है वो आपके एंशियंट का ज़्यादा होने लगा है। लेकिन यूपीएससी का कोई पता नहीं है, यूपीएससी का नाम यूपीएससी नहीं है, उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल नहीं है, उसका नाम है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं कब वो मिडवेल इंडिया से पूछ डाले और कब वो एंशियंट आर्ट एंड कल्चर से पूछ डाले। सो देयर आर मैनी वेज टू दैट, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमें पता है, हमें सिर्फ पेपर क्वालिफाई नहीं करना, हमें मार्क्स चाहिए, और मार्क्स के लिए हमें हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज दे के चलनी पड़ेगी, तभी हम आगे एग्जाम में सबसे हैवी स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, देन हाउ टू डील विद योर एंशियंट हिस्ट्री, इसको एक एक करके हम डीलिंग करना शुरू करते हैं कि अपनी एंशियंट से हम कैसे डील करेंगे, राइट। देखो सबसे पहले इफ़ यू आर बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली या फिर ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोचिंग इज अनदर ऑप्शन, बट इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर द सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी से आपको कैसे अचीव करेंगे एंशियंट हिस्ट्री को। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट को बनाइए, सबसे पहले आपको अपना कोर सब्जेक्ट बिल्ड करना है। कोर सब्जेक्ट किस चीज़ से बिल्ड होता है, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री में आपकी क्रोनोलॉजी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा समझ पाएंगे आप। क्रोनोलॉजी बेहतरीन किस में दी हुई है, ये दी हुई है आपकी तमिलनाडु बुक्स के अंदर। तमिलनाडु बुक्स हैं उनके अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर ही ये अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर से आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं और आपकी क्रोनोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेम चीज़ आप मिडिवियल इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। आपका अपना कोर को स्ट्रांग बनाइए। कोर कैसे स्ट्रांग बनेगा, क्रोनोलॉजी से, तमिलनाडु बुक से हो जाएगा। सेम चीज़ मैं आपको रेफर करूंगा तमिलनाडु बुक से, और आर्ट एंड कल्चर भी यहीं से। तो ये तो है तमिलनाडु बुक्स आपका प्राइमरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स इन द सेंस कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम, इफ़ यू आर अ रीडर, तो तमिलनाडु बुक्स बहुत ही फ्लूइड वे के अंदर लिखी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फर्स्ट इज योर तमिलनाडु बुक्स, राइट। देन सेकेंड लेवल पे आपको कहाँ जाना है, सेकेंड लेवल के ऊपर यू शुड ट्राई टू रीड योर स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक जैसे कि आप ओल्ड एनसीईआरटी को पिक कर सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हैवी डेप्थ और डिटेल के अंदर बताया गया है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट इसको पढ़ने में, मतलब आप अगर सीधा इसको पढ़ेंगे तो इट वुड फाइंड यू टू अ वेरी बल्की थिंग, आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले तमिलनाडु बुक पढ़ेंगे तब आपको ये बुक समझ भी आएगी और पढ़ने के अंदर भी अच्छी लगेगी। और मॉडर्न के अंदर जैसे आप सभी लोगों को पता है कि स्पेक्ट्रम है या अदर जो बुक्स हैं वो हैं, लेकिन आई वुड प्रिफर कि आप एनसीईआरटी ही इसके लिए कवर करें। दिस इज़ योर थर्ड स्टेप, ठीक है। सो मॉडर्न एजुकेशन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए, देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए यू डोंट नीड टू प्रिफर सम वेरी बल्की बुक्स दैट आर अवेलेबल टू देयर, ठीक है। इन माई क्लासेस आई हैव ऑल्सो कवर्ड आर्ट एंड कल्चर इन अ वेरी ब्रीफ एंड एक्सटेंसिव मैनर। ब्रीफ एंड एक्सटेंसिव दोनों साथ में कैसे, देखिए चीज़ें हैं ना, कॉस्ट आउटपुट रेशियो, वट एवर आई हैव टॉट यू और आई विल टॉट यू, उसमें से इफ़ आई हैव टॉट यू द मटीरियल, तो उसको आप है ना, मैं गारंटी देता हूँ यू कैन रिवाइज दैट इन 3 आवर्स। और अगर आपके 20 क्वेश्चंस अगर आ रखे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। बाकी के 5 यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम को, यूपीएससी किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी भी इतनी मतलब इजी वे में नहीं देता कि बच्चे आसानी से सारे क्वेश्चन कर दें। दे ऑल्सो पुट सम ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एट देयर, जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड पे उस समय पे डिसाइड करेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। बट इतना आपको समझ आया, एंशियंट के लिए आपको तमिलनाडु बुक्स, मिडिवियल मॉडर्न के लिए तमिलनाडु बुक्स को रेफर करें, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी, देन आपके पास जो भी अलग चीज़ें बचती है यू कैन गो एट देयर, बट दिस विल नॉट यील्ड द ट्रू रिजल्ट। ये आपको ट्रू रिजल्ट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये हो गया बहुत बल्कि। अब इस बल्कि को समराइज करने के लिए यू हैव टू मेक योर नोट्स, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स कैसे बनाने हैं, जो सिर्फ आपके लिए हों, फॉर यू,
ये बेचने नहीं है आपको आगे चल के, ठीक है। आपके लिए जो चीज़ आपको याद नहीं होती, डू राइट दैम, ये चीज़। या फिर दूसरा, आप रेडीमेड अगर नोट्स आपको मिलते हैं तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, उससे तो मतलब आप अपना ऑगमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को। बट ये नोट्स मेकिंग आपके हाथ से हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने हाथ से आप किसी चीज़ को लिखोगे तो वो ज़्यादा समय तक ब्रेन में रिटेन रहेगी। सेकेंड थिंग। थर्ड, ठीक है, अब किसी भी चीज़ को कितना भी सीख लो, बट अनलेस यू प्रैक्टिस, तब तक चीज़ नहीं बनेगी। और प्रैक्टिस के लिए ही इस संसार में एक चीज़ बनाई गई है, दैट इज़ योर मॉक टेस्ट, मॉक क्वेश्चंस। यू हैव टू गिव योर मॉक्स आपको हर हाल में देने चाहिए, तभी आपका जो है आपको पता चलेगा कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं और किस तरीके से आपको सोचना है। नॉलेज होना एक अलग बात है और नॉलेज का इम्प्लीमेंट करना उससे उतनी ही अलग बात है। तो हैविंग अ नॉलेज इज़ गुड, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, देन इट्स वेरी बैड। आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, और इम्प्लीमेंट करना कैसे होगा दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर CAPF में पूछा गया है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़िए इसको, ठीक है। आप ये सिर्फ इसको एक बार पढ़िए और फिर मैं बताऊंगा कि हाउ यू शुड थिंक। ओके, आई थिंक आप सब लोगों ने पॉज करके पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सारे जो है ना इन चीज़ों को पढ़ा होगा, सारी की सारी आपके स्टेटमेंट्स को। सुनने में ये बहुत डीप लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन लग रहा है, बट सी थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। हैव यू सीन द फोर्थ स्टेटमेंट? In 1918, when the stupa was discovered, all its 4 gates were intact, but the mound was in poor condition. मतलब कि सोचो, इंटैक्ट अगर रखता कि इन गुड कंडीशन तो मान सकते हैं, इंटैक्ट मतलब इतना सा भी प्रभाव नहीं पड़ा उसके ऊपर, एकदम डिट्टो, एकदम फर्स्ट क्लास के अंदर। सोचो 1918 की बनी हुई चीज़, ठीक है, सॉरी इन 1918 के अंदर बनाई हुई, अशोका के समय की स्तूपास अशोका के समय में ज़्यादा बनाए गए थे, ठीक है। तो उसके समय की बनी हुई चीज़, अशोका के समय की, जब 1918 के अंदर इसको डिस्कवर करते हैं, तब इसके गेट को कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन माउंड जो है वो ख़राब हो जाता है। अरे यार कमाल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक चीज़ बची रह जाए और एक ऐसी की ऐसी रहे? और अगर मान भी लेते एक दफ़ा के लिए कि आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है, तो ये सोचिए कि आयरन पिलर आप सभी को पता है इसके ऊपर जंग नहीं लगा। क्या आपको कोई ऐसे स्तूप का नाम पता है जो खराब नहीं हुआ? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज प्योर इनकरेक्ट, एकदम बिल्कुल साफ साफ तरीके से ये इनकरेक्ट है। तो अगर आप इसमें फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, देन यू विल एलिमिनेट दिस फोर्थ एंड दिस फोर्थ, और ऑटोमेटिकली आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 6। अगर वैसे भी आप ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तब आपको लगेगा कि ये जो ऑप्शन है बहुत ही जर्नलिस्टिक है। वॉर सीन हैव बीन डिपिक्टेड इन दीज स्कल्पचर्स, बिल्कुल दिखाया जा सकता है, ठीक है। आपका ये ऑप्शन भी है, आर्ट हिस्टोरियंस हैव एस्टैब्लिश क्लियर कनेक्शन बिटवीन स्कल्पचर्स एंड देयर जातका टेल्स। ये सारी चीज़ ठीक है, बट दिस इज योर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड दिस इज हाउ यू शुड ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक लाइक एन ऑफिसर इन एग्जामिनेशन हॉल, कि हमें अपना लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने ज्योग्राफी को अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो देखो ये चीज़ें कुछ लोग बताएंगे कि सर आफ्टर द एग्जामिनेशन ये ट्रिक्स आप बता सकते हो, दिस कुड बी सॉल्व बट नॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। सी, जो लोग सॉल्व करते हैं दे यूज द ट्रिक इन एग्जामिनेशन हॉल। इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज यू कैन क्रिटिसाइज, बट दीज ट्रिक्स यू हैव टू इवॉल्व दिस। और ये कब आएगी? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आप इन चीज़ों को अपने इस माइंडसेट से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सोच पाएंगे। नेक्स्ट, हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि लॉजिक ही हर जगह लगाना पड़ता है। यूपीएससी इज़ वेरी स्मार्ट, कभी कभी वो समझदारी भरी वाली चीज़ें भी बताता है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये साइट्स हैं, ठीक, इन साइट्स के अंदर आपको इनको लोकेशन के साथ मैच करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आई हैव टीच इन माई क्लास कि आलमगीरपुर आपकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, और ये है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। देन कालीबंगन इज़ इन योर राजस्थान, ठीक है। और अगर मैं इसको बताऊं तो कालीबंगन हनुमानगढ़ में है। तो मैंने एक लॉजिक के थ्रू भी बताया है मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कि काली मतलब कि काली, और हनुमानगढ़ मतलब हनुमान, तो वो 2 देवी देवता साथ में आ रखे। कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, और राखीगढ़ी आपकी आती है हरियाणा में, और नागेश्वर आता है आपके सौराष्ट्र के अंदर। तो ज़रा इसको मैच करके देखें, तो डी का 4, तो सबसे पहले तो यही एलिमिनेट हो जाता है। देन बी आलमगीरपुर का 1, ठीक है, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन।
तो कुछ चीज़ों आपको याद भी करनी चाहिए, और वो ये वाला लॉजिक है जिसमें आप बिना मतलब मेहनत के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ एंड स्मार्ट वर्क ऑलवेज मेक यू अहेड इन द कॉम्पिटिशन। स्मार्ट वर्क आपको कॉम्पिटिशन में आगे लेके जाएगा, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा है मेरी क्लास के अंदर, बट आई विल स्टिल ट्राई टू टोल्ड यू कि आपको इस माइंडसेट से सोचना है कि दैट्स ओके। हम देखते हैं इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट है। सबसे पहले एक ये हैबिट बनाइए, एमसीक्यू के ऊपर ऐसे जीरो लगा के मतलब या अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको नज़रअंदाज ना कीजिए। नॉट करेक्ट पूछा है। इंडो ग्रीक इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बियरिंग द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अभी आप ये मत सोचो कि भाई ये सही है कि गलत है। ये स्टैंडर्ड कोर्स का पार्ट है और वहाँ पे ये कंप्लीट करवाया जा चुका है। देन सेकंड, द कुशाणाज इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। बिल्कुल सही, ये भी सही चीज़ है। थर्ड, द कुशाण गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय कंटेम्परेरी रोमन एम्परर्स। देखो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। हाउ यू कैन से दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सिंपल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि आप पढ़ के देखिए, कोई स्टेटमेंट है ना गलत होती नहीं है, हमें गलत बनानी पड़ती है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या दिखाई देता है? एग्जामिनर ने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड के साथ छेड़खानी की है, डिफरेंट वर्ड के साथ छेड़खानी की है। आप सोच के देखो, क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट कोई बनाना चाहेगा कि उस समय के और इस समय के राजा के कॉइन्स के बीच में डिफरेंस था? अगर ये स्टेटमेंट सही होती तो उस समय पे कितने राजा थे, किसी के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि भाई XYZ राजा था, उसके कॉइन्स भी का वेट भी डिफरेंट था, XYZ राजा था, उसके कॉइन्स का वेट भी डिफरेंट था। हम ऐसे कितने राजाओं के नाम याद रखेंगे कि उनके कॉइन्स का वेट और इनके कॉइन्स का वेट डिफरेंट था, है ना। और वेट देखो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? वेट। डिस्क्रिप्शन हो, अपीयरेंस हो, गोल्ड हो, मेटल की टाइप क्वालिटी हो, सोना चांदी पीतल कुछ भी हो, उसके अंदर चलता है। हम देख सकते हैं एक समय के लिए खुद पे शक कर सकते हैं, बट दिस इज द वेट। अब वेट के लिए जो है यू कांट से, वेट के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा होगा कि वेट के ऊपर डिफरेंशिएशन किया गया कॉइन्स का, कभी नहीं सुना होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो देखो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ आपको अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको ट्रिक्स पे सॉल्व करने को मिलेंगी, और कुछ चीज़ आपको आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज से कवर करनी पड़ेंगी। तीनों के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ ब्रीफ में प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो और इसके अलावा देखो सोर्सेज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सोर्सेज के बारे में क्या है? तमिलनाडु की बुक्स, देन इनके ऊपर सप्लीमेंट कीजिए NCERT को, और NCERT के बाद इन दोनों के बाद आपको कहाँ पे जाना है, अचीव करना है, यहाँ पे आपको बनाने हैं आपके खुद के नोट्स, एंड दीज नोट्स मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय योर MCQs। MCQs का दो काम होते हैं। पहला काम MCQ का होता है आपकी टेस्ट का रिवीजन करवाना, आपने जो कुछ लिखा है, आपने जो कुछ टेस्ट करना है अपने आप को, उसको देखना बार बार, अपने आप को परखना, जांचना। और दूसरा MCQ का जो काम होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब कि अगर कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपका छूट गया है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, ये उन चीज़ों को भी कवर करता है। राइट, तो आपके MCQ साथ में काम करेंगे, नोट्स, तमिलनाडु, NCERT, all will going to help you, and these are your standard sources, and do not try to move away from these sources। ठीक है, कभी भी इन सोर्सेज से बाहर मत जाने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू विल गो एट देयर देन यू विल फाइंड 1000 ऑफ सोर्सेज। एक समय था जिस समय पे हमारे पास क्या होती थी, क्राइसिस होता था रिसोर्सेज का, क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे पास पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, हमें नहीं पता था कहाँ से पढ़ें, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ योर यूट्यूब आपके यहाँ पे क्या हो गया, क्राइसिस ऑफ एक्सेस। क्राइसिस ऑफ एक्सेस मतलब इतना ज़्यादा हो गया है, हर दूसरा बंदा जो है वो ज्ञान देने के लिए बैठा हुआ आपको, और दे विल ट्राई टू टेल यू कि भाई आप है ना इससे तैयारी कीजिए, उससे, बट पेन एंड पेपर, नथिंग कैन डिफीट पेन एंड पेपर। चाहे दुनिया में कितने भी, यू आस्क एनी ऑफ द ऑफिसर कि उनको क्या चाहिए, ठीक है, उन्होंने कैसे तैयारी की थी, सब ये बताएंगे। पेन एंड पेपर के ऊपर नोट्स बनते हैं, और पेन एंड पेपर के ऊपर ही आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है,
जिसके जितने शॉर्ट नोट्स वो उतना रिवाइज अच्छे से कर पाएगा. इफ़ यू कांट रिवाइज दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग अबाउ समथिंग. ठीक है, रिवाइज करने के लिए पेन एंड पेपर होना चाहिए, पेपर पे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए. आप जितना तगड़े से रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट आपके सामने आएगा. ठीक है, तो ये थी हमारी एक ब्रीफ सेशन कि हाउ यू शुड cover your history in your very first attempt, and then here we are and we are there to help you. I am here to help you with my maximum efforts. जितना भी मैंने UPSC की जर्नी के अंदर गेन किया है, I will provide that to you and I will make sure that you will qualify this examination with very bright colors. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को विराम देना चाहेंगे. एंड प्लीज़ डू स्टडी. ठीक है, इंस्टा के से रील के अंदर मत जाइए, मतलब ज़्यादा स्क्रॉल वगैरह मत कीजिएगा. तो क्या है, समय को बचाइए. टाइम इज़ मनी. ठीक है, टाइम इज़ प्रीशियस. इस समय को आप अगर पढ़ाई में लगाएंगे आगे आउटपुट डेफिनेटली अच्छा होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. हैव अ नाइस डे.